वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमें एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिन्होंने एक मर्डर को छुपाने के लिए 9 मर्डर और कर दी। ये बातें सुनकर आपको अजीब लग सकती है, लेकिन ये सभी बातें सच है। तेलंगाना काम करने गए बिहार के संजय कुमार को वहीं काम करने वाली रफिका नाम के लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद यह प्यार एक ऐसी मोड़ पर चली जाती है कि एक के बाद एक 9 मर्डर हो जाती है। तो आखिर क्यों एक के बाद एक करके 9 लोगों की मर्डर हो जाती है, और आखिर रफिका और संजय की प्रेम कहानी क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मार्च 2020 में कोरोना ने अपना कहर सभी देशों पर ढाने लगा था, और वही स्थिति को देखकर 24 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाती है। लॉकडाउन की वजह से जो मजदूर जहां काम कर रहे थे वो वहीं फंस गए, और कुछ लोग पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े। तेलंगाना के वारंगल जिले के गोरेगंठा गांव में एक जूट की बोरी बनाने की फैक्ट्री थी, और इस फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर लोग बिहार और बंगाल से थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस फैक्ट्री की भी काम ठप हो गई थी, और यहाँ काम करने वाले मजदूर भी इसी फैक्ट्री के अंदर कैद होकर रह गए थे। फैक्ट्री का काम भले ही बंद हो गया था, लेकिन फैक्ट्री का स्टॉक अभी भी अंदर था, और अभी भी जरूरत के हिसाब से कस्टमर तक सप्लाई की जा रही थी। अब मई का महीना आ गया था। फैक्ट्री के मालिक जय भास्कर को कुछ बोरे की ऑर्डर आती है। ऑर्डर मिलने पर वह अपने एक ऑटो ड्राइवर को कहते हैं कि फैक्ट्री में जाओ और बोरी ले आकर कस्टमर तक पहुंचा दो। भास्कर ने यह भी कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ वर्कर्स अभी भी फैक्ट्री के अंदर ही होंगे, और वो तुम्हें बोरी दे देंगे। आदेश के मुताबिक ड्राइवर फैक्ट्री आ जाता है और दरवाजा नॉक करने लगता है, मगर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। थोड़ी देर आवाज लगाने के बाद ड्राइवर दूसरी रास्ते से जाता है और लोगों को आवाज लगाने लगता है, मगर वहाँ चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आता है। जब ड्राइवर को फैक्ट्री के अंदर कोई नहीं मिलता है, तब ड्राइवर भागा भागा फैक्ट्री के मालिक जय भास्कर के पास पहुंचता है और जानकारी देता है कि फैक्ट्री के अंदर एक भी मजदूर नहीं है, जबकि वहां पर तो 10 मजदूर होने चाहिए थे। भास्कर ये जानकारी अपने एक और पार्टनर संतोष को देता है, और दोनों कुछ लोग को लेकर फैक्ट्री के अंदर चले आते हैं और मजदूरों की तलाश करने लगते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी मजदूर नजर नहीं आता है। फिर भी सभी तलाश में लगे हुए थे। अब दिन के 2 बज चुके थे, तभी कुछ लोग खोजते खोजते फैक्ट्री से दूरी पर ही एक कुएं के पास जाते हैं। उसमें एक व्यक्ति जब कुएं के अंदर झांकता है, तब वह जोर से चिल्लाने लगता है। चीखने की आवाज सुनकर सभी लोग कुएं के पास आते हैं, और जब सभी लोग कुएं में देखते हैं, तब सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुएं के अंदर उन्हें 4 बोरी तैरती हुई नजर आती है। बोरी नजर आते ही तत्काल ही पुलिस को फोन की जाती है, और जब पुलिस की टीम आकर बोरी को निकालती है, तब बोरी में से मजदूरों की लाश निकलती है। फैक्ट्री के मालिक पहचान करते हैं कि ये चारों फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और मजदूर के परिवार वाले हैं। मरने वाले की पहचान मकसूद आलम की पत्नी निशा, बेटी बुशरा खातून और 3 साल का बेटा बबलू के रूप में होती है। इन लाश को निकालने के बाद पुलिस और भी लोगों को ढूंढती है, लेकिन बाकियों की कहीं भी आता पता नहीं लगता है। अंत में फिर से पुलिस वाले कुएं की गहराई में उतरकर जांच करने की फैसला करते हैं। अगले दिन जब पुलिस की एक टीम कुएं के अंदर उतरती है, तब सभी के सभी शॉक रह जाते हैं, क्योंकि कुएं के अंदर से एक एक करके 5 लाशें और निकाली जाती है। मतलब अब इस एक कुएं से 9 लाश निकाले जा चुके थे। इन 5 की पहचान 20 साल के शहबाज आलम, 18 साल के सुहेर, 20 साल के सहीम और 30 साल की शकील, 22 साल की श्याम और श्री राम के तौर पर हुई। एक साथ 9 लोगों की मर्डर से पूरे शहर में हंगामा मच जाती है। पुलिस हरकत में आकर जांच शुरू करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर एक साथ 9 लोगों को किसने मारा। एक साथ 9 लोग आत्महत्या कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब शवों की पोस्टमार्टम कराने की बात की जाती है। शुरुआती जांच में कहीं से भी मालूम नहीं पड़ती है कि मरने वालों के साथ मारपीट की गई है या सख्ती से मारी गई है। फिर भी आगे की जांच के लिए कुछ नमूने बड़े लैब में भेज दी जाती है। इधर पुलिस एक साथ 9 लोगों की मौत की कारणों की वजह ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिलती है। काफी कोशिशों के बाद पुलिस बस इतना पता लगा पाती है कि 20 मई 2020 को मकसूद के बेटे शहबाज का जन्मदिन मनाया गया था। इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब पता चलती है कि सभी की मौत 20 मई को रात के 9:30 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे के अंदर हुई है। अब पुलिस अपनी जांच और तेजी से बढ़ाती है और शक के निगाह में कुछ लोगों को अपने कब्जे में लेती है, लेकिन कहीं से भी उन्हें कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आती है। अभी पुलिस खोज में लगी हुई थी कि तभी वारंगल पुलिस के पास एक शख्स 2 मोबाइल फोन लेकर आता है। वो आदमी बताता है कि उसको ये दोनों मोबाइल सोनालिका ट्रैक्टर के गोदाम के पास से ही मिला है। जाँच में पता चलती है कि ये मोबाइल किसी और की नहीं बल्कि मर चुके
हुई मकसूद की पत्नी निशा और उसमें ही एक वर्कर श्री राम की है। अब पुलिस वाले आसपास लगी हुई सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करना शुरू करते हैं। शुरुआती जांच में ये नजर आती है कि 20 मई के शाम 6:30 बजे कोई व्यक्ति ट्रैक्टर के गोदाम की तरफ से साइकिल से आ रहा है। फिर वही व्यक्ति 21 मई को इस सीसीटीवी के अंदर घटना स्थल के तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब पुलिस वाले इस साइकिल सवार व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं और फाइनली 25 मई को पुलिस वाले इस व्यक्ति को ढूंढकर गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार हुए उस व्यक्ति की पहचान संजय कुमार यादव की रूप में होती है और वह पिछले 6 वर्षों से तेलंगाना के इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस संजय से पूछताछ करनी शुरू करती है। शुरुआती जांच में संजय किसी भी तरफ से उस 9 लोगों की मौत में अपने हाथ होने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब पुलिस अपनी कार्रवाई थोड़ी टाइट करती है तब संजय कुमार ये कबूल कर लेता है कि उसने ही उन 9 लोगों को मारा है। इस कबूलनामे से सभी लोग शॉक हो जाते हैं। आखिर इन 9 लोगों को मारने के पीछे क्या वजह है? जब पुलिस वाले संजय से इसके बारे में बात करती है तब बेहद ही चौंका देने वाले खुलासे सामने आते हैं। संजय के इस खुलासे के अंतर्गत संजय साल 2014 में काम के सिलसिले में तेलंगाना आता है और यहीं उसकी मुलाकात मकसूद से होती है, जो कि इसी बोरी की फैक्ट्री में काम कर रहा था। संजय मकसूद से इस फैक्ट्री में काम दिलवाने के लिए मदद मांगता है और उसके बाद मकसूद संजय को इस फैक्ट्री में काम दिलवा भी देता है, जहां उसके सभी फैमिली भी वहां काम करते थे। संजय के मुताबिक वह कुछ समय तक तो यहाँ बहुत अच्छे से काम करता है और फिर मकसूद की परिवार की एक हिस्सा बन जाता है। मकसूद के उस परिवार में मकसूद की पत्नी निशा और निशा की एक रिश्तेदार रफीका के 3 बच्चे थे। रफीका का तलाक हो चुका था और वह बच्चों के साथ काम करते हुए इसी फैक्ट्री में रहती थी और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए खाना बनाती थी। यही काम करते हुए संजय और रफीका धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और देखते ही देखते वो दोनों प्यार करने लगते हैं और दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि वो दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं और कुछ समय रफीका और संजय बहुत ही खुशी से रहते हैं। लेकिन उन दोनों में अब लड़ाई तब होने लगती है जब रफीका को शक होता है कि संजय उसकी 16 साल की बेटी पर भी गंदी नजर रखने लगा। जब इस बारे में संजय और रफीका में बातचीत होती है तब संजय बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कहता है कि तुम्हारी तरह ही वह मेरी भी बेटी है। लेकिन जब संजय अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तब रफीका संजय से शादी करने के लिए बोलने लगती है। पहले तो संजय अलग अलग कारणों से शादी को टालने लगता है, लेकिन जब रफीका जिद करने लगती है तब संजय भी शादी के लिए मान जाता है। शादी करने से पहले रफीका संजय को बोलती है कि चलो शादी करने से पहले मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाती हूँ। बातचीत तय हो जाने के बाद रफीका और संजय 6 मार्च को पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाते हैं। संजय के खुलासे के अंतर्गत संजय रफीका को प्यार नहीं करता था बल्कि उसके बेटी से प्यार करता था, मगर निशा तक जाने के लिए उसने रफीका का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब रफीका संजय पर शादी के लिए दबाव डालने लगती है तब संजय उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगता है। संजय साजिश के तहत पश्चिम बंगाल जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही वो दोनों ट्रेन में बैठते हैं तभी संजय रफीका को छाछ पीने के लिए देता है। इस बात से अनजान रफीका की छाछ में बेहोशी की दवा मिलाई हुई है। वह बड़ी ही आराम से छाछ पी लेती है। छाछ पीते ही रफीका बेहोश हो जाती है और फिर उसके बाद रात को संजय रफीका के दुपट्टा से उसका गला घोटकर मार देता है। और जब ट्रेन आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले के पास पहुंचती है तब संजय रफीका को ट्रेन से धक्का दे देता है। अगले दिन रेलवे पुलिस रफीका के डेथ बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाती है। रफीका की पहचान करवाने की काफी कोशिश की जाती है, मगर कहीं से भी रफीका की पहचान नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ संजय ट्रेन से उतर जाता है और फिर वारंगल जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। जब संजय वापस वारंगल आता है तब रफीका के तीनों बच्चे उससे अपनी माँ के बारे में पूछने लगता है। उस पर संजय बोलता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी नानी के यहाँ पश्चिम बंगाल में ही रुक गई है। इस पर मकसूद की पत्नी निशा रफीका को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं लगती है। इस पर मकसूद की पत्नी निशा को संजय पर शक होने लगता है और वह इसके बारे में अपने पति से बात करती है। इस पर मकसूद और उसकी पत्नी संजय से रफीका के बारे में पूछने लगते हैं। रफीका के बारे में कुछ बताने के बजाय संजय वहां से निकल जाता है, मगर लॉकडाउन की वजह से वह कई दिनों तक इधर उधर ही भटकता रहता है और फिर घूम फिर कर वापस 15 मई को वारंगल चला आता है। संजय के वापस आते ही फिर से मकसूद और उसकी पत्नी संजय से रफीका के बारे में पूछताछ करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने अगर सच सच नहीं बताया तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। जो कि संजय पहले ही रहीमा को मार चुका था। तब उसे डर सताने लगता है कि कहीं अगर मकसूद और उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन चले गए तब
वह पकड़ा जाएगा, इसलिए वह मकसूद और उसकी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगता है। वह उन दोनों को खत्म करने की प्लान बना ही रहा था, तभी उसे मालूम पड़ती है कि 20 मई को मकसूद फैक्ट्री के अंदर ही वह अपने बेटे की जन्मदिन मनाने वाला है। इसी के बाद संजय मोबाइल पर नींद की गोलियों के बारे में सर्च करता है और फिर बाजार से बड़ी संख्या में नींद की गोली ले आता है। और जब सभी लोग जन्मदिन की जश्न मनाने में बिजी रहते हैं, तभी संजय किचन में जाता है और एक साथ 60 गोलियों को दाल में मिला देता है। किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ती है और सभी बड़े ही आराम से खाना खा लेते हैं, मगर खाना खाते ही सभी बेहोश हो जाते हैं। जब सभी लोग मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं, तभी संजय एक एक करके सभी को बोरी में डालता है और पास के ही कुएं में फेंक देता है। पुलिस पूछताछ में संजय ये भी बताता है कि खाना खाने के बाद कोई भी मारा हुआ नहीं था, बल्कि सभी के सांसें चल रही थी। तब भी संजय ने उसे मरने के लिए कुएं में फेंक दिया। मरने वाले लोगों में मकसूद के परिवार के 6 सदस्यों के अलावा बिहार में रहने वाला श्याम, श्रीराम और त्रिपुरा का शकील भी था। पुलिस जब इस केस की जांच और आगे बढ़ाती है, तब और भी कई हैरान कर देने वाली खबर सामने आती है। दरअसल जब पुलिस संजय की फोन की सारी हिस्ट्री चेक करती है, तब मालूम पड़ती है कि संजय ने रफिका की 16 साल की बेटी के साथ पहले ही रेप कर चुका था और वो मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया था। इस सारे खुलासे के बाद संजय पर पॉस्को एक्ट के तहत भी रिपोर्ट दर्ज की जाती है और साथ ही 10 लोगों के मर्डर के बारे में भी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। और फाइनली 2023 में एक निचली अदालत के द्वारा धारा 302, 380 और धारा 354 सी के तहत संजय को मुजरिम करार दी जाती है तथा उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। संजय को भले ही निचली अदालत ने मौत की सजा सुना दी है, लेकिन संजय के पास अभी भी ऊपरी अदालत में अपनी मुकदमा दायर करने की रास्ता भी है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि अपराधी को सजा देने की अधिकार सिर्फ अदालत को ही होती है और हमारी अदालत भी वही सजा तय करेगी जो संजय को मौत की घाट उतार दे। वैसे आपको ये दर्द भरी स्टोरी सुनकर कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।